कल हम लोग इंसेंटिव प्लान कर रहे थे, काफी हमने इंसेंटिव प्लान कर लिए थे। हेस्ले प्रीमियम प्लान, हेस्ले रोवन प्लान, उसके बाद टेलर डिफरेंशियल प्लान कर लिया था। उसके बाद 2-3 प्लान हमारे रहते हैं, अलग अलग कंपनी में यूज होते हैं। इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्लान है वो मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जिसको मल्टीपल पीस रेट सिस्टम भी बोल सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज मल्टीपल पीस रेट सिस्टम को भी साथ में लेके चल रही हैं। अगर मान लो कंपनी में एम्प्लॉइज को पीस रेट में सैलरी दे रहे हैं तो इस तरह से भी सैलरी प्रोवाइड करते हैं। अगर तो कोई पर्सन अप टू दी 83% टारगेट कंप्लीट करता है, कोई भी पर्सन कंपनी में काम कर रहा है, अगर वो अप टू दी 83%, मान लीजिए 100 पीस बनाने हैं, कंपनी ने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। अगर कोई पर्सन उसमें से 80, 82, 83 या फिर 70 कुछ भी बना रहा है, उसका जो रेट है वो नॉर्मल, जो कंपनी ने रेट सेटअप किया हुआ है, नॉर्मल रेट, जो पीस रेट मान लीजिए नॉर्मल जो भी है, कंपनी मान के चलती है कि उसको 10 के हिसाब से पैसे मिलेंगे, तो वो ठीक है जी, एग्जाम्पल 100 रुपए के हिसाब से मिलने वाले, जैसे 10 लगा लीजिए, वो नॉर्मल रेट के हिसाब से पैसा मिलता है। अगर कोई पर्सन 83 से 100 तक कवर करता है, ऐसे एग्जांपल बोलें कि अगर कोई बंदा 83 से लेके 100 तक के स्टैंडर्ड में आता है, तो उसको जो नॉर्मल रेट मतलब हम बोलेंगे 110% के हिसाब से पैसे मिलेंगे। ये कंपनी का रूल, मतलब वो रेट चेंज कर देंगे, जो रेट वैल्यू कंपनी में मिलने वाले होंगे। जो पैसे हम बोल रहे थे यहाँ पे 10 रुपए के हिसाब से मिल रहे हैं, आगे उसको 11 रुपए के हिसाब से पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कोई पर्सन 100 से भी अबव जाता है, मान लीजिए स्टैंडर्ड से ऊपर 101, 102, 110 जितने मर्जी पीस बना रहा है, तो उसको 120% के हिसाब से पैसे मिलेंगे। ये मल्टीपल पीस रेट सिस्टम भी कंपनी में चलते हैं। अगर आपको सैलरी मिल रही है तो स्टैंडर्ड सेटअप कर देते हैं। नॉर्मल पैसे लेने हैं तो 83 तक काम कर लो भाई, या इससे कम पीस बनाओगे तो नॉर्मल रेट मिलने वाला है, जो नॉर्मल सबके लिए रेट है। ऊपर का सामान बना रहे हो तो 110% के हिसाब से पैसे। स्टैंडर्ड से भी ऊपर जा रहे हो, जो हमारी कंपनी का स्टैंडर्ड 100 का है, उससे भी ऊपर जा रहे हो तो आपको 120 के साथ, मतलब यहाँ पर अगर पैसे मिल रहे हैं तो वो 10 रुपए के हिसाब से, यहाँ 11 के हिसाब से। फिर इसमें ये नहीं होता कि आपने जो ऊपर सामान बनाया उसके सिर्फ उसके ही एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। टोटल जितना सामान बनाया उसके ऊपर 12 रुपए के हिसाब से पैसे मिलेंगे। मान लीजिए इसने यहाँ पे 110 पीस बना लिए तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बंदा बना रहा है 90 पीस, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बंदा बना रहा है 80 पीस, तो ये 10 के हिसाब से। मान लीजिए ये 800 लेने वाला हो गया, 990 लेके जाएगा, 12-11 में भी शायद 120, इसका पैसा जो है 12-1300 रुपए हो जाएगा, तो उसको बेनिफिट ज्यादा मिलने वाला। जो हम मल्टीप्लाई करेंगे शायद लगभग 1300 कुछ ऐसा आंसर आने वाला है। तो बेनिफिट अलग अलग जगह पे कंपनी जैसा भी यूज कर लेती है। आपको डिसाइड करना होता है कि हाँ इस कंपनी में कैसे काम करना है, तो बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होकर इसमें काम करते हैं। लेकिन जो बंदे फास्ट मोड में करते हैं या तो क्वालिटी स्टैंडर्ड भी साथ में सेटअप किया होता है। पीस जो आप बनाएंगे वो क्वालिटी वाले होने चाहिए। इसके बाद दूसरा एक सिस्टम है गैंट टास्क एंड बोनस रेट प्लान। वैसे तो हमने जो ये पढ़ा है मैरिक मल्टीपल पेमेंट सिस्टम या फिर मल्टीपल पीस रेट सिस्टम, जिसको हम लोग मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम भी बोलते हैं। इसी के साथ एक और सिस्टम आता है जिसको गैंट टैंक या फिर बोनस स्कीम भी बोलते हैं। इसमें कहता बंदे की जो डे वेजेस हैं टाइम बेस पे वो तो फिक्स होती हैं कि आपको डे के हिसाब से जो पैसे हैं वो मिलने ही मिलने हैं, वो तो फिक्स हैं। इस वाले प्लान में क्या कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, फीस रेट प्लस टाइम के रेट के हिसाब से जो सामान है उसको कॉम्बिनेशन कर लेंगे। इसको कैसे कहता स्टैंडर्ड के साथ एडजस्ट कर दें। अगर तो कहता आउटपुट आपकी स्टैंडर्ड से बिलो होगी तो आपको जो पैसे हैं वो टाइम रेट के हिसाब से मिलेंगे। मतलब जो डे बेस का कंपनी ने माना हो कि डेली बेस पे आपको 100 मतलब 200 या 300 जो मिलने हैं वो डे के साथ मिलेंगे, अगर आप स्टैंडर्ड से कम काम करते हो। एग्जाम्पल मान ले भी स्टैंडर्ड रख ले कंपनी के 100 का, अगर इससे काम कम कर रहे हो मीन्स आप 80 पीस बना रहे हो, 90 बना रहे हो, तो आपको जो वेजेस मिलनी है वो टाइम रेट के हिसाब से, जो भी पर डे के अकॉर्डिंग जो हमें पैसे मिल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर कोई बंदा कहता स्टैंडर्ड के बिल्कुल एक्चुअल में काम करता है, मान लीजिए स्टैंडर्ड 100 का है और किसी बंदे ने 100 के हिसाब से ही पीस बना दिए, टाइम रेट प्लस 20% बोनस भी मिलेगा उसको। अगर कोई पर्सन स्टैंडर्ड के इक्वल में काम करता है, टाइम रेट तो मिलना ही मिलना है जो सब लोग इन पर्सन को मिल रहा है, आपको 20% बोनस जो है एक्स्ट्रा वो भी मिलेगा। अगर कोई बंदा स्टैंडर्ड से भी ऊपर जाता है उसको हाई पीस रेट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। जो कंपनी में सबसे ज्यादा हाई पीस रेट होगा
जो कंपनी ने डिसाइड किया होगा। मान लीजिए कंपनी बोल रही है कि यहाँ पे हम 100 रुपए के हिसाब से, अगर कोई बंदा स्टैंडर्ड से ऊपर जाएगा तो उसको 120 रुपए के हिसाब से पैसे मिलेंगे, तो हाई पीस रेट हो गया, उस हिसाब से मान सकते हैं। तो ये मैटर करती है गैंट टंग्स की। सबका अलग अलग मेथड है, आपको मेथड याद रखने पड़ेंगे। मे बी अगर आपको डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो आपकी थ्योरी में पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफाइन दी डिफरेंट इंसेंटिव वेज प्लान सिस्टम्स। इसमें गैंट टंग स्कीम, हैसले प्रीमियम, हैसले वायर स्कीम, सबके बारे में आपको डेफिनेशन लिखनी होगी। लास्ट में एक हमारे पास है एमर्सन एफिशिएंसी प्लान। एमर्सन एफिशिएंसी प्लान 100% एफिशिएंसी में काम करता है कि हमारी कंपनी में 100% काम होगा, उसके बेस पे उन्होंने टारगेट सेटअप किए हुए हैं। 3 रेशियो बनाई हुई है, एक 67% या फिर 60 नियर अबाउट 66% रखा हुआ है। दूसरी रेशियो जो है 100% की एक है ओवर टू 100%। इन्होंने कैसे सिस्टम सेटअप किए, अगर तो कोई पर्सन हमारी कहता कंपनी में नियर अबाउट 67%, हम सिंपल वर्ड में ले लें, अगर कोई पर्सन 67% से नीचे रहता है, हमारा टारगेट जो कंपनी का 100% का है, अगर कोई पर्सन उसमें से लगभग 67% काम करता है, जो उससे कम में काम करता है, तो उसको कोई बोनस नहीं है, ओनली टाइम वेजेस मिलने वाली है। जो पैसे मिलेंगे टाइम के हिसाब से मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। अगर कोई पर्सन 100% तक काम करता है, मान लीजिए उसकी रेशियो 67 से लेके 100 तक चलती है, तो उस पर्सन को 20% बोनस प्लस मिलने वाला है। मान ली जो टाइम की सैलरी है प्लस 20% बोनस, ये मिलने वाला है। बस बात आ गई लास्ट में, अगर 100% से ऊपर जा रहा है वो बंदा, तो उसको बोनस भी मिलने वाला प्लस हाई पीस रेट के हिसाब से पैसे मिलने वाले है। सेम उसी की तरह जो पीछे हमने गैंट टंग बोनस स्कीम पढ़ी, उसके हिसाब से भी मान सकते हैं कि उन्होंने भी ऐसे ही बोला था कि हाई पीस रेट देंगे, ये भी उसी पर्सन में काम करती है। इसमें जो डिफरेंसेस आएंगे, 20% बोनस तो मिलने वाला है, प्लस 1% एफिशिएंसी बेनिफिट भी मिलेगा आपको, कि आपने एक्स्ट्रा जो काम किया है वो भी आपको एक एक्स्ट्रा 1% मिलेगा। जो भी आपके पैसे बन रहे होंगे उसका भी 1% आपको एक्स्ट्रा अलग से मिलेगा। यहाँ पे बंदे को बेनिफिट सिर्फ 20% का हो रहा है, यहाँ पे बेनिफिट कितने का हो जाएगा, 21% का हो जाएगा, मीन उसको बेनिफिट थोड़ा ज्यादा मिलेगा। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं किसी भी कंपनी में, जब आपको इंसेंटिव बेस पे काम कर रहे हैं या फिर पीस रेट में काम कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट मिलता है। टाइम वेजेस में क्या होता है, कंपनी की कॉस्ट ही बढ़ती है। प्रॉपर टाइम में अगर काम करेंगे, ना भी करे तो भी पैसे देने पड़ेंगे, जो कर गया उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन बेनिफिट हमेशा पीस रेट में मिलते हैं, जहाँ पर इंसेंटिव प्लान्स कंपनी में काम, बहुत सारी कंपनी में आज के टाइम में इंसेंटिव प्लान्स के ऊपर ही काम होता है। इतने देर का टारगेट वो सेटअप कर देते हैं, पर डे में इतने पीस बनाओगे तो बेनिफिट है, इससे ज्यादा बनाओगे तो हम लोग आपको इंसेंटिव देंगे, 20% बोनस, 30% या फिर 5%, जो भी टारगेट उन्होंने सेटअप करे होते हैं। इसके बाद हमारे पास इसी टॉपिक में आता है मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट, कंपनी कॉस्ट। उसके बाद लगती है लेबर कॉस्ट, जिसको हम लेबर टर्नओवर भी बोलते हैं। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है, टर्नओवर का समझते हो, चेंजेस होना, जब बदल जाना, इसको बोलते हैं टर्न। वैसे तो टर्नओवर का सिंपल देखें तो सेल के लिए बोलते हैं, पूरे साल में सेल कितनी हुई उसको टर्नओवर बोलते हैं, लेकिन लेबर टर्नओवर का मतलब लेबर चलती चलती रास्ते में कहाँ मुड़ गई, उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। एक साल में हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज ने छोड़ा और नए एम्प्लॉयज कितने आए, उसके अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि लेबर टर्नओवर। हमेशा कंपनीज अपनी कंपनी में लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करने के बारे में सोचते हैं कि ये लेबर टर्नओवर रुकेगी तो हमारे बेनिफिट ज्यादा होगा, क्योंकि एक बेस्ट एम्प्लॉयज अगर कंपनी में काम कर रहा है, छोड़ के जाएगा तो नम कंपनी को उसकी कॉस्ट बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि नया बंदा आएगा, जब तक वो काम सीखेगा एफिशिएंसी लेवल भी डाउन होगा, कंपनी को वेजेस तो देनी पड़ेंगी प्रॉपर, लेकिन वो काम बंदा उतना नहीं कर पाता जो एफिशिएंट पर्सन कंपनी में काम कर रहा होता है। तो कंपनीज को लेबर टर्नओवर की कॉस्ट ऑलवेज पड़ती है। अगर कंपनी ने लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करनी हो तो 3 तरीके से कर सकते हैं, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, एक आता है फ्लक्स मेथड। सबसे पहले बात करते हैं सेपरेशन मेथड। सेपरेशन का मतलब होता है जब एम्प्लॉयज खुद अपनी मनमर्जी से छोड़ के जाते हैं। आप लिखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेट ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कितने एम्प्लॉयज ने छोड़ा, डिवाइड बाय द एवरेज नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज सेपरेटेड इन कंपनीज। आपके मेथड लिखा भी हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर हु लेफ्ट ड्यूरिंग ए पीरियड, पूरे साल में जितने एम्प्लॉयज ने छोड़ा, डिवाइड करेंगे एवरेज ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड, पूरे साल में हमारी कंपनी में कितने वर्कर थे। ये एवरेज कैसे निकलेगी, बिगिनिंग प्लस एंड, साल में कंपनी में एम्प्लॉय कितने थे, एंड में कितने, उनको डिवाइड 2 से कर देंगे तो हमारे पास एवरेज वर्कर ऑफ दी कंपनी आ जाएंगे। पूरे साल में कंपनी में एवरेज बेस पे कितने वर्कर हैं वो एवरेज निकल दी है। पूरे साल में छोड़ के कितने गए वो तो डाटा हमारे पास होगा ही होगा,
पॉइंट क्लियर हो गया। सेपरेशन मेथड करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लेफ्ट ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में जिन लोगों ने कंपनी में से छोड़ा, डिवाइड आप कर देंगे एवरेज वर्कर इन दी कंपनीज इन ईयर, जितने साल की वो एक साल की बात करेंगे, पूरे साल में एवरेज निकलेगी कैसे की बिगिनिंग में एम्प्लॉइज कितने हैं, एंड में इतने हैं, उनको 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज हमारे पास आ जाता है। ये आपका बहुत सिंपल मेथड लेबर टर्नओवर में जो सेपरेशन के लिए है। उसके बाद मेथड आता है रिप्लेसमेंट मेथड। जब कंपनीज खुद एम्प्लॉइज को रिप्लेस करती हैं उसको बोलता है रिप्लेसमेंट मेथड। आप कंपनी को लगता है कि एम्प्लॉइज हमारे लिए बेस्ट नहीं, उसको निकाल के उसकी जगह दूसरा एम्प्लॉय रख लिया जाता है, उसको बोलेंगे रिप्लेसमेंट मेथड। इसको भी कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड इन एन ईयर, एक साल में कितने एम्प्लॉइज को रिप्लेस किया गया, डिवाइड करेंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन दी कंपनीज इन ए ईयर। एवरेज वर्कर कंपनी में पूरे साल में कितने थे, स्टार्टिंग और एंड में उनको डिवाइड करके 2 से हमारे पास एवरेज आ जाएगी, उसका आंसर निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। याद रखना भी पीछे मल्टीप्लाई बाय 100 भी है, तो हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास सेपरेशन और रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से कितने परसेंटेज एम्प्लॉइज जो छोड़ के गए। एक आता है फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड क्या होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड। ठीक है जी, जितने लोगों ने खुद छोड़ा प्लस कंपनी जितने निकाले रिप्लेस किए, उन दोनों को प्लस करो, डिवाइड कर दोगे आप एवरेज वर्कर्स के साथ, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ, तो आपके पास फ्लक्स मेथड में आंसर्स आ जाता है। फ्लक्स मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेपरेटेड एंड रिप्लेसमेंट मेथड, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, आपको उसको इकट्ठे करके आंसर्स मिले। ये जो काम इजीली बस पे कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन अगर आपको आता है लेबर टर्नओवर का, तो मे भी सारा कुछ दिया होता है, इसमें कुछ अलग से आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती। जब कंपनी कॉस्ट निकालती है लेबर टर्नओवर की, कंपनी अगर लेबर टर्नओवर को देखती है तो उन कंपनी को 2 प्रकार की कॉस्ट लगती है। सबसे पहले आती है कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिव कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉइज कंपनी में से छोड़ के जा रहे हैं उनको रोकने के लिए जब कंपनी को कॉस्ट लगती है। प्रिवेंशन से उतने कंपनी आती है कि एम्प्लॉइज को ना जाने दिया है। अच्छी कंपनीज जो होंगी अपने बेस्ट या टैलेंटेड एम्प्लॉइज को कभी जाने नहीं देती। जब भी कंपनी में कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, कुछ एम्प्लॉइज तो बोल देते हैं कि हमें छोड़ना है, कंपनी बोलती है कल क्या छोड़ना है, आज ही छोड़ो, तुम जाओ भाई घर, हम बहुत तंग हैं आपसे। ऐसा भी होते हैं कुछ एम्प्लॉइज। कुछ एम्प्लॉइज ऐसे भी होते हैं, कंपनी स्पेशल पहले आपके लिए मीटिंग अरेंज करेगी, जब आपने छोड़ना था आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, या फिर आपसे ऑब्जर्वेशन की जाएगी, आपसे डाटा लिया जाएगा भी आपका छोड़ने के पीछे रीजंस क्या है। मे बी सैलरी की प्रॉब्लम्स आ रही है तो मे बी सैलरी में एडजस्टमेंट करवा देंगे। कोई आपको लगता है कि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है जिसको आपको मिलना चाहिए, तो आपके लिए वो प्रोवाइड भी करवा देंगे। वो यही चाहते हैं कि एक्चुअल में जो बेस्ट एम्प्लॉइज है, हाँ हमारे लेवल से भी ऊपर हमसे एक्सपेक्टेशन ना करे। आप कंपनी में लगे 10,000 पे, 2 महीने बाद कंपनी बोलता है आप अच्छा काम कर रहे हो, 2 महीने बाद आपको लगे कंपनी मेरे ऊपर डिपेंड हो गई है, आप बोलोगे मुझे 50,000 चाहिए, तो आपको घर उठा के छोड़ के आएंगे भी हम भाई किसी और बंदे को ले आएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ भी 10 से चलो भी ठीक है, भी 10 से हम 11-12 में एडजस्टमेंट हो चलेगा। आप डबल में काम नहीं कर सकते। डबल बोलेंगे 2 दिन गुना में हम काम करेंगे तो वो कभी नहीं होता। तो प्रिवेंटिव कॉस्ट कंपनीज को लगती है जब बेस्ट टैलेंटेड एम्प्लॉइज को अपने पास रखने के लिए उनको जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे इन्होंने लिखा है कौन कौन सी कॉस्ट लगेगी। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। जब आप उनको लगता है कि मैनेजमेंट करने के लिए बंदे के साथ जो हमें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, भी बंदा हमारे साथ कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करके हमारे पास रुक सकता है, उसको कॉस्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज लाइक कैंटीन सर्विसेज होगी, टिफिन सर्विसेज होगी, स्टोर सर्विसेज होगी जब उसको बेनिफिट मिलेंगे, या फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा बोनस या फिर अदर परक्विस्ट होते हैं एक्स्ट्रा गिफ्ट जो कंपनी प्रोवाइड कर देती है एम्प्लॉइज को अपने पास रखने के लिए। ये सारी जो कंपनी को कॉस्ट पड़ती है ये प्रिवेंटिव कॉस्ट होती है। इसके अलावा कॉस्ट पड़ती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कौन सी होंगी, जब कंपनी एम्प्लॉइज को निकाल देती है, जब उसकी जगह नए एम्प्लॉइज को लेके आते हैं कंपनी को, एक तो नए एम्प्लॉइज रखेंगे, उसको जो सैलरी देनी है वो तो फिक्स है, कंपनी को पे करनी ही पड़ती है। जितना टाइम उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जो हमारे पास वेस्टेज निकल के आएगा, प्लस जो टाइम में जो प्रोडक्शन की शॉर्टेज आएगी, वो कॉस्टेज सारी कंपनी को हैंडल करनी पड़ती है। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। लिखा भी है कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, लॉस ऑफ आउटपुट, लॉस ऑफ इनएफिशिएंसी, कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, कॉस्ट ऑफ वेस्टेज या फिर स्क्रैप, कॉस्ट ऑफ टूल एंड मशीन्स। क्योंकि ये सारी चीजें कंपनी को दोबारा से एडजस्ट करनी पड़ती है किसी एम्प्लॉइज को नहीं लेके आते हैं, तो कंपनी बोलते हैं कि आपकी ये कॉस्ट भी हमें टर्नओवर होगी तो इसके बारे में भी हमें देखना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट इसी में हमारे पास है भी आइडल टाइम। ये भी कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट में हमारे पास आता है। लेबर टर्नओवर के बाद कंपनी में कॉस्ट की बात देखें तो उसमें आइडल टाइम की कॉस्ट भी कंपनी को पड़ती है। आइडल टाइम इज द फ्री टाइम, जो एम्प्लॉइज कंपनी में बिल्कुल फ्री में निकाल देते हैं, मीन्स अपनी जॉब को कंप्लीट नहीं करते, लेकिन कंपनी को उस टाइम की भी कॉस्ट पड़ती है। मान लीजिए किसी कंपनी में टाइम रेट के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं,
टाइम रेट में जो लोग फ्री रहते हैं, मैंने बहुत बोला कि टाइम में कंपनी में टाइम पर जॉब पे ना बैठना, गेट से अपने जॉब पे बैठने के लिए उसको काफी टाइम लग जाना, या फिर आते ही फ्रेशमेंट में चले जाना, पहले फ्रेश होके आएंगे नहा धो के, पर कंपनी घर से नहाए नहीं, कंपनी में नहा के फिर अपनी सीट पे बैठेंगे। तो ये काम भी कंपनी को आइडल टाइम में निकलता है। मीन्स जब एम्प्लॉइज विदाउट इंटरवेंशन और लोगों को भी तंग करेंगे, खुद भी तंग होते हैं और कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो आइडल टाइम निकल के आता ही है। इन्होंने लिखा भी है, डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ विच एम्प्लॉइज आर पेड देन द एम्प्लॉइज टाइम बुक्ड। एम्प्लॉइज के साथ जो टाइम बुक किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में टाइम जो डिफरेंस लेके आते हैं एम्प्लॉइज, कंपनी ने बुक किया है कि आपको 8 घंटे कंपनी में काम करना है, जिसमें से 1 घंटा आपको फ्री मिलेगा पूरे टाइम में, खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए। लेकिन एम्प्लॉइज मोर देन 1 आवर जब फ्री रहते हैं, या फिर 2 आवर्स फ्री रह जाते हैं, जो एक्स्ट्रा टाइम कंपनी को जिसके लिए पे करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? आइडल टाइम। ये आइडल टाइम 2 प्रकार की कंपनी में होते हैं, नॉर्मल आइडल टाइम, एक होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम वो टाइम होता है जिसको कंपनी कभी भी अवॉइड नहीं कर सकती, इग्नोर नहीं कर सकती। कंपनी को ऐसा होता है कि इस चीज को कम किया जा सकता है, उसको कम करने के लिए वो एम्प्लॉइज को सर्विसेज करते हैं, मीन्स फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ताकि एम्प्लॉइज को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जिसके लिए एम्प्लॉइज को ये टाइम निकालना पड़े। जैसे एग्जाम्पल लिखा भी है, फैक्ट्री में मान लीजिए बहुत सारा टाइम अलॉटेड होता है, जैसे कंपनी बोले कि हेल्प इन फैक्ट्री, कंपनी में प्रॉपर काम करने के लिए कंपनी ने आपको स्पेशल जैसे टाइम दिया है। ये नॉर्मल आइडियल टाइम है कि उनको पता है कि खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जैसे हम 2 बार आपको चाय वगैरह जो कंपनी में मिलती है, या रिफ्रेशमेंट के लिए आपको इतना टाइम मिलता है, वो कंपनी का नॉर्मल आइडियल टाइम होता है। कंपनी इसको अवॉइड हमेशा करके मान के चलती है, कंपनी इसको अवॉइड कर, कैन नॉट बी अवॉइड। इसके एक्स्ट्रा जो कंपनी टाइम आपको देगी, 1 घंटा कंपनी ने आपको फ्री में दे दिया, वो कंपनी इसको अवॉइड तो करती है, लेकिन आप इससे एक्स्ट्रा जब काम लगाएंगे, मान लो 1 घंटा तो हम कंपनी दिया, बोले आधा घंटे में खाना खा लो, बहुत ज्यादा खाना तो हम 5-10 मिनट में ही खा लेते हैं। उसके बाद 5-10 मिनट जो आपका बिछड़े हुए बंदे हैं उनको मिल लो भाई, तो वो मिल भी लेंगे। कोई बंदे जॉब स्टार्ट होने के बाद भी फ्री रहते हैं, बार बार पानी पीने के लिए जा रहे हैं, या कुछ बंदे ऐसे जो नशे के आदी होते हैं, फिर उन्होंने जाना है बार बार कंपनी में घूम फिर के, उनको नशा होता है कंपनी में घूमने का, तो भाई उनको कंपनी अवॉइड नहीं कर सकती। तो जब वो कंपनी को उस चीज के भी पैसे देने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। एक होता है अब नॉर्मल आइडल टाइम, जिसके बारे में कंपनी ने कभी सोचा नहीं होता, भी ऐसा भी कंपनी के पास होता है, तो कंपनी को वो टाइम अवॉइड करना पड़ता है। जैसे बोले रनिंग मशीन, चलती मशीन बंद हो गई, या फिर लाइट चली गई, अभी हमारे पास जनरेटर की प्रॉब्लम्स हैं, मे भी इलेक्ट्रिसिटी पूरा दिन नहीं आना, हमारे पास जनरेटर में पेट्रोल या डीजल डाला है, वो 2-3 घंटे के लिए है, 2-3 घंटे तो मशीन चल जाएंगी, लेकिन उसके बाद जब तक आप डीजल पेट्रोल लेके आओगे, मान लो टाइम लग गया आपको लेके आने में, तो जो टाइम फ्री बैठेंगे एम्प्लॉइज, तो वो अब नॉर्मल आइडल टाइम होता है, जिसको कंपनी को अवॉइड करना ही पड़ता है। कंपनी ऐसा समझती है भी इस चीज को अवॉइड करना ही पड़ेगा, लेकिन जो नॉर्मल अब आइडल टाइम होता है, कंपनी उसको कभी भी अवॉइड नहीं करती, कंपनी उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती ताकि इसको रिड्यूस किया जा सके। कंट्रोल ऑफ आइडल टाइम, आइडल टाइम को कहता है कंट्रोल करना, तो कैसे किया सकता है? सबसे कहता है प्रोडक्शन शुड बी प्लान्ड, प्रोडक्शन अगर प्लानिंग तरीके से करवाई जाए तो आइडल टाइम कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर एम्प्लॉइज को आप बोल दोगे प्लानिंग तरीके से, पीस रेट में सिस्टम है, काम करो, अगर आपको पैसे मिलेंगे, पीस रेट में बंदे काम करेंगे, जिसको अगर ज्यादा पैसे की जरूरत होगी बढ़िया काम करेगा, जिसको नहीं जरूरत होगी वो कम में पैसे लेकर अपना घर जाता बनेगा। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कंपनी में जो प्लांट की रिपेयर्स है या फिर मशीनरी की रिपेयर्स है, वो टाइम पर होती चली जाए, तो कभी भी स्टॉपेज नहीं आती मशीन में, क्योंकि हमें पता होता है कि आज 8 घंटे की शिफ्ट के बाद मशीन फ्री हैं 2-3 घंटे के लिए, तो उस टाइम पे उसकी रिपेयर मेंटेनेंस जो भी टाइम पर कंपनी करवाती रहे। तो रॉ मटेरियल, टूल्स, इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन हमारी कंपनी में चाहिए जो हमें टाइम पर, वो अगर टाइम पर कंपनी में मिलते रहे तो कभी भी कंपनी में प्रॉब्लम नहीं आती। अगर रॉ मटेरियल की कमी होगी, बंदों को फ्री बैठना ही पड़ेगा, तो कंपनी को अवॉइड करना पड़ता है टाइम, तो पहले से रॉ मटेरियल की कभी भी शॉर्टेज नहीं आने देती, किसी प्रकार का टूल भी कंपनी में कम नहीं होने देती। सुपरविजन शुड बी टाइट, जो कंपनी में सुपरवाइजर्स हैं अगर वो अपना टाइट तरीके से काम करें, सब स्ट्रिक्ट बेस पे काम करें, मीन्स एक फैमिली बेस पे बिहेवियर न चले, भी काम के प्रति भी कोई बात नहीं, चलो अपना दोस्त है इसको घूमने दो, वो अगर कंपनी में ऐसा काम ना हो तो कभी भी आइडल टाइम कंपनी में नहीं निकलता। उसके बाद कंपनी में आता है ओवर टाइम, ये भी कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट में आता है, जब कंपनी ओवर टाइम के पैसे भी प्रोवाइड करती है। ओवर टाइम क्या होता है? टाइम स्पेंड बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग आवर, नॉर्मल वर्किंग आवर के अलावा जब आपको जॉब के ऊपर एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उसके लिए जब कंपनी पे करती है उसको ओवर टाइम बोलते हैं। सिंपल ऐसे ही होता है, 8 घंटे की ड्यूटी अगर आपको 10 घंटे काम करवाया गया, तो 2 घंटे आपने एक्स्ट्रा लगाए, उसमें आपको टाइम रेट के अकॉर्डिंग जो पैसे बनते हैं वो मिलते हैं। ओवर टाइम में हमेशा ऐसा पीस रेट वाला कोई सिस्टम नहीं होता, उसमें आपको टाइम रेट के अकॉर्डिंग ही पैसे मिलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम, ओवर टाइम को कहते हैं कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? व्हेन ओवर टाइम इज जॉब स्पेसिफिक, जब आपकी जॉब के ऊपर स्पेसिफिक फिक्स है कि आपको काम करना है। जैसे कंपनी में बोला जाता है कि हमारी कंपनी में ड्यूटी भाई 8 घंटे की, लेकिन 10 घंटे काम करना पड़ता है, 2 घंटे सबको ओवर टाइम मिलता है, ये स्पेसिफिक है, सबको बोला गया होगा पहले से। जब कंपनी में कोई बंदा लगता है
उस पैसे बोल देते हैं कि हमारी घंटे 10 घंटे चलती है, जिसमें 8 घंटे फिक्स हैं जी, 8 घंटे के हिसाब से आपको सैलरी है, जो 2 घंटे एक्स्ट्रा आप काम कर रहे हैं डेली बेस पे, और सबके लिए स्पेसिफिक है करना ही पड़ेगा, वो आपका एक्स्ट्रा ओवर टाइम होगा, वो आपको फीस जो भी टाइम रेट के हिसाब से पैसे मिलते हैं। एक होता है व्हेन ओवर टाइम इज ड्यू टू द जनरल प्रेशर। कई बार हमारे ऊपर जनरल प्रेशर आ जाता है कि हमें ओवर टाइम करवाना पड़ता है। मान लीजिए कंपनी ने ऑर्डर लिया था, पता है कि 8 घंटे में ये काम हो सकता है, लेकिन कंपनी को फिर भी उतने टाइम में काम कंप्लीट होता नहीं, एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ता है एम्प्लॉयज को। जब किसी भी एम्प्लॉय से एक्स्ट्रा काम कंपनी में करवाते हैं तो उनको ओवर टाइम पे करना पड़ता है। वो जनरल प्रेशर होता है कि आज के टाइम में हमें ऑर्डर कंप्लीट करना है, या विद इन 1 वीक में टाइम कंप्लीट करना है, तो 1 वीक के लिए जो हमें एक्स्ट्रा ओवर टाइम पे करना पड़ेगा वो कंपनी के लिए कॉस्ट ही होती है। मोस्टली तो कंपनी कोशिश ये करती है कि ओवर टाइम कंपनी में ना दिया जाए। ओवर टाइम तब देते हैं जब कंपनी के ऊपर जनरल प्रेशर होता है, मोस्टली प्रोडक्शन का। बहुत सारी कंपनी प्रोडक्शन बेस पे ही ओवर टाइम प्रोवाइड करती है, वैसे उनको कोई शौक नहीं होता क्योंकि ओवर टाइम पे उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं जब कंपनी में कहता ओवर टाइम होगा। व्हेन ओवर टाइम इज ड्यू टू दी अबनॉर्मल रीजंस। जब कंपनी में कहता कुछ ऐसे रीजंस जिनके बारे में कंपनी ने सोचा नहीं होता, ओवर टाइम पे करना पड़ता है। जैसे हम बोले कि चलती चलती मशीन में ब्रेक डाउन आ गया, 8 घंटे की शिफ्ट थी, 5 घंटे मशीन चली, 3 घंटे एम्प्लॉय फ्री बैठे हैं, छुट्टी होने का टाइम था, लेकिन कंपनी को ऐसा लगता है कि अभी प्रेशर है हमारे ऊपर भी, आज टारगेट कंप्लीट करना है, तो बोलते हैं 3 घंटे 4 घंटे और काम करो भाई, आपको ओवर टाइम मिला जाएगा। तो ये अब नॉर्मल रीजंस होते हैं जिनके बारे में कंपनी ने कभी सोचा नहीं होता। उसके बाद कुछ और भी कंपनी की कॉस्ट में आते हैं फ्रिंज बेनिफिट। कंपनी जिसके लिए पैसे पे करती है, सबसे पहले लीव विद पे। कंपनी में आपको छुट्टी मिलती है लेकिन उसकी सैलरी आपको मिलती है, ये भी कंपनी के लिए कॉस्ट होती है। जैसे कंपनी में मेन जो छुट्टियां होती हैं 40 दिन में, 40 दिन में एक छुट्टी आप कर सकते हैं जिसको सी बोलते हैं। इसका नाम मुझे मतलब फुल फॉर्म माइंड में नहीं है। एक होती है ईद, ये पूरे साल में 14 डेज की होती है। अगर पूरे साल में आप 14 दिन इकट्ठी भी छुट्टियां करेंगे तो भी कंपनी आपको पैसे देगी। बाई द वे अगर ये 14 छुट्टियां आपने पूरे साल में यूज ही नहीं की, जब आपकी कंपनी में रिटायरमेंट होगी या फिर आप कंपनी जब छोड़ के जाएंगे तो आपको 14 दिन के एक्स्ट्रा पैसे कंपनी प्रोवाइड करेगी। जितने साल आपने मान ली कंपनी में 5 साल आपने काम किया, 14 छुट्टियां जो आपकी एक्स्ट्रा हैं आपने नहीं यूज की हैं, तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो पैसे बनते होंगे इसके पैसे भी कंपनी आपको देती है। ये एक सीएल होती है जिसको मेरा माइंड में नहीं है, इसका कम्युलेटिव लीव से कुछ लीव बोलते हैं, कम्युलेटिव लीव या कुछ भी। 40 दिन में एक छुट्टी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। सैटरडे संडे जो छुट्टियां कंपनी में आई या कोई त्योहार वाले दिन में छुट्टियां आई, उसके तो पैसे कंपनी काटती नहीं है। ये भी एक छुट्टी होती है कि अगर बंदा कोई लेना चाहे साल में 40 दिन में एक बार, तो कंपनी में बंदा छुट्टी ले सकता है, उसके कोई पैसे नहीं करती। तो इसका कोई बेनिफिट कंपनी आपको ये नहीं कि आपने नहीं यूज की तो आपको कंपनी पैसे देगी, इसके पैसे कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, पैसे सिर्फ इसके होंगे। पूरे साल में कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, 14 छुट्टियां सबके लिए इमरजेंसी लीव होती हैं, कोई भी बंदा लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। अगर सर किसी ने नहीं ली तो मतलब कंपनी जब छोड़ेगा डबल हो जाएंगी आपके लिए। कंपनी आप जब छोड़ेंगे तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। साल में मिलनी 14 ही है, जो आपने 14 छुट्टियां नहीं की तो रिजर्व हो जाती हैं। जब छोड़ेंगे तो जितने रिजर्व जो आपके पड़े हुए उसके पैसे आपको साथ में ऐड कर तो अगले महीने वो 2 हो सकती है, एक ही रहेगी। उसके बाद हॉलीडे विद पे। जब कंपनी में छुट्टियां होती हैं भाई, मान लो संडे है छुट्टी आ गई, या फिर कोई त्योहार आ गया छुट्टी आ गई, तो उसके पैसे कंपनी को पे करने पड़ते हैं, ये भी कंपनी के ऊपर कॉस्ट ही है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग बोनस। मान लीजिए कई बार कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है तो बोनस में पैसे लोगों को देने पड़ते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस भी कंपनी को जब पे करते हैं तो वो भी कंपनी के लिए कॉस्ट होती है, जिसके ऊपर कंपनी को पैसे पे करने ही पड़ते हैं। ये थे आपका टॉपिक मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट, जिनमें डिफरेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग मींस कंपनी अपने प्रॉफिट को जब बोनस बेस पे बांटती है, एम्प्लॉयज को लगता है कि एम्प्लॉयज को हमें एक्स्ट्रा बोनस देना चाहिए, तो उसमें कंपनी को कॉस्ट लगती है, तो ये भी कंपनी में कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट में आएगा। सेकंड टॉपिक आपका वो खत्म, नेक्स्ट हम लोग कल करते हैं।